वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेज का इंडियन इकोनॉमी सेक्शन का यूनिट 3। और यूनिट 3 है आपका नीति आयोग। नीति आयोग में जो कॉन्सेप्ट मेंशन किया गया सिलेबस में वो है प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग, दूसरा है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, चौथा फंक्शन ऑफ नीति आयोग और पाँचवा है वो है आपका नीति आयोग अचीवमेंट्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं 1 to 1 सारे कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद हम डिस्कशन करने के बाद एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन की बात किया जाए तो प्लानिंग कमीशन को बोला जाता है योजना आयोग, जिसका गठन कब किया गया था? इसका गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। और वही योजना आयोग की बात किया जाए तो योजना आयोग का गठन किया गया था वह है 15 मार्च 1950 को, ठीक है। और यही प्लानिंग कमीशन का नाम 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग रखा गया। प्लानिंग कमीशन जो होती थी वो 5 साल का प्लान बनाती थी, जबकि आपको नीति आयोग बनाती है प्लान वो है आपका 3 साल, 7 साल और 15 साल। 5 साल के जो भी प्लान बनते थे उसको हम बोलते थे पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। नीति आयोग जो प्लान बनाती है 3 साल की उसको हम बोलते हैं एक्शन प्लान, 7 साल के प्लान को बोलते हैं स्ट्रेटजी प्लान, और 15 साल की जो प्लान बनाती है उसको हम बोलते हैं विज़न प्लान, ठीक है, विज़न डॉक्यूमेंट। नीति का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका बात किया जाए तो ये आपको एज एडवाइजरी थिंक टैंक की तरह काम करता है। वही प्लानिंग कमीशन की बात किया जाए यह सर्व करती थी एज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। नीति आयोग में वाइडर रेंज ऑफ एक्सपर्टीज़, डिफरेंट एरिया के डिफरेंट एक्सपर्टीज़ मेंबर इसमें रहते हैं, जबकि प्लानिंग कमीशन जो थी उसमें लिमिटेड एक्सपर्टीज़ थे, ठीक है। तीसरा डिफरेंस यह है कि नीति आयोग एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, ठीक है। ये सर्व करता है एज अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें स्टेट का इक्वल पार्टनर्स होता है, इक्वल पार्टनरशिप रहता है, ठीक है। वहीं आपका प्लानिंग कमीशन में जो भी योजनाएं बनती थी और जो भी एनुअल प्लान मीटिंग्स होते थे उसमें स्टेट जो पार्टिसिपेट करता था एज अ स्पेक्टेटर्स, ठीक है। चौथा डिफरेंस क्या है कि जो आपका सेक्रेटरी होते हैं नीति आयोग को, ठीक है, वो सीईओ कहा जाता है, उनको सीईओ कहा जाता था, जिसका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। वहीं सेक्रेटरी जो प्लानिंग कमीशन के होते थे उनका सिलेक्शन प्रोसेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस उनका एक था प्रोसीजर, उसी के अनुसार उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता था, ठीक है। अगला डिफरेंस क्या है कि जो ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच की तरह प्लान करती है, ठीक है। तो बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो सबसे नीचे जो होते हैं, सबसे नीचे मतलब कहने का मतलब है जो सबसे इंड यूज़र जैसे ग्रामीण के लोग, ठीक है, किसी भी छोटे कस्बे के लोग, वहाँ के गांव के में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान तैयार किया जाता था, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग कल्चर है। तो हर कल्चर हर का एक तरह का प्लान सही नहीं होता था जो कि प्लानिंग कमीशन में किया जाता था, ठीक है। तो बॉटम अप्रोच मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नीचे से प्लान, उसके अकॉर्डिंगली नीचे से किस तरह का रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग प्लान तैयार किया जाता था। जबकि टॉप डाउन अप्रोच करने का मतलब ये है कि जो प्लान है वो सेंटर के द्वारा आपको तैयार कर दिया जाता था और ऊपर से ही डायरेक्शन मिलता था कि ये प्लान तैयार किया गया और ये एग्जीक्यूट करना है। तो जो प्लान तैयार किया गया सेंटर था वही प्लान सारे स्टेट में एग्जीक्यूट किया जाता था। डिसएडवांटेज इसका क्या था कि डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट स्टेट के लिए, डिफरेंट कस्बों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट थी, बट सेम प्लान सक्सेसफुल उतना नहीं होता था, ठीक है। तो इसीलिए नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच पे काम करती है, ठीक है। अब अगला बात किया जाए कि अगला डिफरेंस ये है कि इट डज नॉट पॉजेज मैंडेट टू इम्पोज द पॉलिसी। जो नीति आयोग है आपको किसी तरह का आपको यह नहीं मैंडेट करता कि आपको ये जो पॉलिसी हम जो बता रहे हैं या जो भी पॉलिसी ला रहे हैं वो आपको करना ही करना है स्टेट को। यह स्टेट का इंडिपेंडेंट आपका चॉइस है कि वो आपको ये
उन राज्य में लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा मैंडेटरी नहीं देती है, ठीक है। जबकि वहीं वहीं प्लानिंग कमीशन की बात किया जाए तो जो भी प्लानिंग कमीशन का द्वारा पॉलिसी बनते थे वो आपको स्टेट में इम्पोज करना ज़रूरी था, ठीक है। और उसी के लिए आपको फंड और जो भी प्रोजेक्ट एलोकेशन और अप्रूवल होती थी, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन क्या था कि प्लानिंग कमीशन जो भी पॉलिसी बनाती थी स्टेट के लिए उसका टाई एलोकेशन होता था फंड का और प्रोजेक्ट का, ये क्या नहीं है, ठीक है, अप्रूव होने के बाद। और वही बात किया जाए अलग डिफरेंस क्या है कि इसमें जो भी नीति आयोग होती है उसमें किसी तरह का पावर नहीं रहता है फंड एलोकेशन का, ठीक है। मतलब किसी इस तरह का आपको पावर नहीं है नीति आयोग को टू एलोकेट द फंड फॉर एनी काइंड ऑफ प्लान जो भी होती है, ठीक है। जबकि नीति आयोग के पास यह पावर होती थी फंड एलोकेशन का, ठीक है। तो ये बेसिक आप डिफरेंस समझ गए होंगे। चलिए डिफरेंस कर आगे चलते हैं। तो नीति आयोग का जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें सबसे टॉप पे होते हैं चेयरपर्सन, ठीक है। चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो अभी चेयरपर्सन कौन होंगे? श्री नरेंद्र मोदी। और बात किया जाए कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की गठन किया गया था, तो इसीलिए प्रथम चेयरपर्सन भी कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन हैं, वो वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, जिनका भी अपॉइंटमेंट है वो नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ही इनको अपॉइंट करते हैं। और उसके बाद आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी हैं श्री अमिताभ कांत, इनका भी नॉमिनेशन होता है, इनका भी सिलेक्शन होता है, वो भी वाइस आपका चेयरपर्सन यानी प्राइम मिनिस्टर ही इनका सिलेक्शन करते हैं। इसके अलावा कुछ आपके फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। जो पार्ट टाइम मेंबर होते थे वो डिफरेंट जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IIM का और IITs का डिफरेंट हाईली क्वालिफाइड हाईली बढ़िया हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट और डिफरेंट एरिया का जो एक्सपर्टीज़ होते हैं डिफरेंट बिग इंस्टीट्यूशन है वहाँ के एक्सपर्टीज़ को पार्ट टाइम मेंबरशिप दिया जाता है। उसके बाद एक्स ऑफिस मेंबर की बात किया जाए तो ये सेलेक्ट किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है। जो मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर उनका नॉमिनेट करते हैं कि किनको हम एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाते हैं कि नहीं, एक्स ऑफिस मेंबर। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल में आते हैं जितने भी स्टेट्स हैं उसके चीफ मिनिस्टर और जो भी यूनियन टेरिटरी है उसके गवर्नर्स, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। इसके अलावा रीजनल काउंसिल होती है और इसके अलावा रीजनल काउंसिल में आपकी बात किया जाए तो रीजनल काउंसिल में चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका एम्स ऑफ नीति आयोग। तो एम्स ऑफ नीति आयोग की बात किया जाए तो यह आपको जो भी देश में डेवलपमेंट हो रहा है उसका क्या क्रिटिकल स्ट्रैटेजी अपनाया जाए, ठीक है, तो आपको ये प्रोवाइड करता है नीति आयोग क्रिटिकल डायरेक्शनल कि किस डायरेक्शन में काम करना है और क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, ठीक है। ये आपका पहला एम। अब अगला एम क्या है कि यह जो आपका नीति आयोग है वो आपको एज अ थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये सर्व करता है एज अ थिंक टैंक फॉर स्टेट और आपको सेंटर दोनों के लिए काम करती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है कि यह प्रोवाइड करता है रिलेवेंट स्ट्रेटजी एंड टेक्निकल एडवाइस। जो भी पॉलिसीज बन रहे हैं या जो भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और किसी भी स्टेट को क्या आपको स्ट्रेटजी प्लान देना चाहिए और जो भी टेक्निकल सपोर्ट्स है टेक्निकल एडवाइस है वो प्रोवाइड करती है नीति आयोग स्टेट को और सेंटर दोनों को, ठीक है। नीति आयोग का अगला एम क्या है कि यह आपको जो स्टेट और सेंटर के बीच जो वन वे जो फ्लो ऑफ पॉलिसी है उसको आपको रिप्लेस किया जा रहा है एक जेन्युइन और एक पार्टनरशिप फ्रेम की तरह, पार्टनरशिप ऑफ अ स्टेट ऑफ फ्रेम। मतलब आपका स्टेट और गवर्नमेंट स्टेट और सेंटर के बीच एक इस तरह का आपको कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि किसी वन डायरेक्शनल फ्लो ना काम करे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको नीति आयोग काम करती है, ये ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा बात किया जाए कि जो भी स्टेट में जो भी देश में जो भी स्टेट में स्लो और टार्डी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी है जो भी है उसको ख़त्म किया जाए, उसके जगह एक नया बेटर और इंटर मिनिस्ट्रियल, ठीक है, स्टेट
स्टेट और सेंटर के बीच कोऑपरेटिव आपका प्लान तैयार किया जाए। ठीक है, अगला एम क्या है कि यह डेवलप कर रहा है एक मैकेनिज़्म को, ताकि जो भी हमारे प्लान्स हैं वो गांव लेवल तक पहुंच जाएं। ठीक है, वो इस तरह से आपको प्रोग्रेसिव काम करना है ताकि जो हायर लेवल्स ऑफ जो आपको प्रोग्रेस किया जा सके। ठीक है, अगली 7वां पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि आपका जो ये भी इसका जो एक नीति आयोग जो है वो आपको स्पेशल अटेंशन देता है स्पेशल सेक्शन को, कि किस सोसाइटी में क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट्स उसको दिया जाना चाहिए, ओवरऑल उसका प्रोग्रेस किस तरह से किया जाए ताकि ओवरऑल कंट्री का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, अगला बात करते हैं 8वां। तो 8वां में क्या है कि यह जो नीति आयोग है वो एज आपको नॉलेज हब, इनोवेशन सेंटर और एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम की तरह आपको कोलैबोरेटिव कम्युनिटी की तरह काम करता है, ताकि हमारा जो नेशनल की जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ फास्टर हो जाए, और इंडस्ट्रियल जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट किया जाए, और इंडस्ट्री लेवल पे क्या एक्सपर्टीज चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे क्या एक्सपर्टीज चाहिए, उनको भी आपको इसमें प्लान में उनका भी कंसिडरेशन किया जाता है, उनको भी जो भी प्लान और ज़रूरत के अनुसार पे उनका भी सहयोग और सहायता लिया जाता है। ठीक है, ताकि हमारा जो कंट्री में किस तरह से प्लान किया जाए ताकि वो हाईली इनोवेटिव हो और हाईली सक्सेसफुल रेट से काम करें। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग मॉनिटर करता है और इवेल्युएट करता है कि जो भी हम लोग प्रोग्राम या जो भी पॉलिसी बनाए हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, और कहीं अगर टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट की ज़रूरत चाहिए तो उसका भी टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट, और किसी तरह का कैपेसिटी इन्हांसमेंट चाहिए तो उस तरह के कैपेसिटी इन्हांसमेंट पे भी फोकस करती है। चलिए बात करते हैं फंक्शन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। वह है पहला आपका कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोऑपरेटिव मतलब स्टेट और गवर्नमेंट का आपका कोऑपरेट में मतलब आपका कोऑपरेशंस होती है। ठीक है, उसके बाद शेयर द नेशनल एजेंडा, मतलब स्टेट और सेंटर के भी जो भी एजेंडा है वो शेयर किया जाता है, और ताकि जो भी रिक्वायरमेंट्स हो तो अपना रिक्वायरमेंट स्टेट सेंटर को दे सकती है, उसी के अकॉर्डिंग सेंटर अपना फीडबैक और क्या प्लान हुआ है उसको शेयर किए। तो शेयर नेशनल एजेंडा, ओवरऑल हमारा नेशनल क्या एजेंडा है, क्या होना चाहिए, इस तरह से किया जाता है। उसके बाद क्या जाए स्टेट बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर। जो नीति आयोग काम करती है वो स्टेट और सेंटर के बीच एज ए इंटरमीडिएटर काम करती है, जो स्टेट का एज अ आपको बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है एज अ सेंटर पे उसका एजेंडा को पहुंचाने में। ठीक है, यह डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होता है, मतलब किसी तरह से ऊपर सेंटर के द्वारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, मतलब ऊपर से प्लान स्टेट को नहीं, फिर स्टेट आपका गांव में पहुंचती है और या कस्बों में पहुंचती है, इस तरह से प्लानिंग होती है। डिसेंट्रलाइज मतलब डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, विज़न एंड सिनारियो प्लानिंग, मतलब आपका बात किया जाए तो इसका एक विज़न रहता है कि हम क्या क्या विज़न रख रहे हैं, 15 साल में हमारा किस तरह का विज़न है, किस तरह का, तो आपको लॉन्ग टर्म प्लान भी इसमें एग्जीक्यूट किया जाता है और बनाया जाता है। डोमेन स्ट्रेटजी, किसी तरह का आपका डोमेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, किसी एरिया स्पेसिफिक क्या क्या एक्सपर्टीज की क्या क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, तो डोमेन लेवल पे भी एक स्ट्रेटजी बनती है। नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो भी इनोवेटिव और साइंटिस्ट और टैलेंटेड जो भी लोग होते हैं उनका एक कोलैबोरेटिव आपका प्लान तैयार किया जाता है, सबका सपोर्ट और हेल्प लेकर के तैयार किया जाता है। तो नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज़ की आपको ऑल ओवर कंट्री में वर्क करते हैं। नॉलेज एंड इनोवेशंस, ऑब्वियसली इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये काफ़ी हाईली इनोवेशंस की तरफ फोकस रहता है, और क्या क्या नॉलेज शेयर करना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, क्या क्या इनोवेटिव्स आपको हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, डेवलपमेंट, इस तरह से। ठीक है, हार्मोनाइजेशंस, ठीक है, हार्मोनाइजेशन में क्या है कि आपका जो भी प्लान्स बनते हैं वो आपका किसी स्पेसिफिक एरिया से संबंधित क्या क्या एग्जीक्यूट करना चाहिए उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। स्टेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बिहार में स्पेसिफिकली हमको ज़्यादा किसी स्पेसिफिक एरिया को, जैसे फ्लड यहाँ में साथ रहते हैं, इस तरह से किस तरह का प्लान और वहाँ एग्जीक्यूट किया जाए, इस पर काम करती है। कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन, अगर स्टेट और सेंटर के बीच किसी तरह का अगर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट आपको
एज अ कम करने के लिए नीति आयोग फंक्शन काम करती है, ताकि दोनों स्टेट और सेंटर के बीच किसी प्रोग्राम या किसी प्लान को लेकर एग्जीक्यूट लेकर के किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट इशू ना हो, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग इंटरफेस विद वर्ल्ड, नेशनल का इंटरनेशनल कंट्री के साथ, दूसरे कंट्री के साथ एज अ इंटरफेस, उनका प्रोग्राम, उनका डेवलपमेंट, हमारा प्रोग्राम, हमारा डेवलपमेंट, इस दोनों के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ताकि हम स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल लेवल से हम लोग जो भी वहाँ की पॉलिसीज़ हैं उसको एक दूसरे से इंटरेक्ट किया जा सके। इंटरनल कंसल्टेंसी मतलब अगर किसी भी राज्य को किसी तरह का सपोर्ट या किसी तरह का एक्शन से संबंधित किसी तरह का सपोर्ट चाहिए या कंसल्टेंसी चाहिए, तो वो नीति आयोग एज अ इंटरनल कंसल्टेंसी की तरह आपको डायरेक्शन देती है स्टेट को, और उसके रिक्वायरमेंट, स्टेट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हेल्प और सहायता प्रदान करती है। कैपेसिटी बिल्डिंग, जो भी आपका रिसोर्सेज हैं हमको किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, कि अपने कैपेसिटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है, इस पे काम करती है। मॉनिटर एवेल्यूशन, जो भी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसको मॉनिटर करती है, और किसी तरह का टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट या किसी तरह का आपको प्रोग्रेस में कि सपोर्ट चाहिए तो उस पर भी काम करती है। तो ये आपका फंक्शन ऑफ नीति आयोग हो गया। चलिए बात करते हैं आपका अचीवमेंट ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का ये आपका लास्ट सेक्शन है। इसमें अचीवमेंट की बात किया जाए 2019-20 में, तो ये आपको एक कोलैबोरेटिव रिसर्च रिपोर्ट तैयार किया गया है आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यूनाइटेड नेशन और इंडिया के साथ, ताकि इंडिया में जो भी फूड से संबंधित रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कैसे फुलफ़िल किया जाए, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो स्टेट उत्तराखंड के लिए एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रक्चर की तरह वहाँ पे प्रोग्राम और प्लान्स को एग्जीक्यूट किया गया था। पॉलिसी मेटर डिफरेंट आपको 2019-20 में नए नए प्लान्स को लाया गया और प्लान्स को एग्जीक्यूट किया गया। स्टार्टअप फॉर स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव, 7 मार्च 2019 को नवी मोहाली में एक एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव और कॉन्क्लेव शुरू किया गया, ताकि वहाँ पे हम एनहांस और स्मार्ट वे में एग्रीकल्चर को कैसे आगे स्टार्टअप की तरह स्टार्ट किया जा सके। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, डिफरेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए गए हैं 2019-20 में। उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, ठीक है, जिसका नाम था PM आशा। उसके बाद जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लाया गया। उसके बाद प्रमोशन ऑफ विलेज एंड स्टोरेज स्कीम, किस तरह का स्टोरेज और किस तरह का आपको स्कीम्स लाना चाहिए स्टेट लेवल विलेज लेवल पे स्टोरेज के लिए। 18-19 अचीवमेंट की बात किया जाए तो उसमें आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MSP नोटिफाई कॉप। सो 18-19 में ये चूँकि MSP का कॉन्सेप्ट आया था तो इसमें इम्प्लीमेंट किया गया था, इसी को आगे जा कर के मिनिमम सपोर्ट MSP का कॉन्सेप्ट उसमें और भी इंक्लूड, मतलब आपको ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है वो 18-19 में भी हुआ है और 19-20 में भी हुआ है। उसके साथ साथ मॉडल एक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब किसी भी आपका फार्मर्स को उसके राइट्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह आपको एक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें प्राइस डिसाइड कर सकता है कोई भी फार्मर्स को और नेगोशिएट कर सकता है बायर्स के साथ। बिजनेस मॉडल फॉर डबल फार्मिंग, मतलब डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, मतलब एक बिजनेस मॉडल तैयार किया गया है ताकि किसान का इनकम को डबल किया जा सके। और पायलट प्रोजेक्ट को भी डिमॉन्स्ट्रेट किया नीति आयोग ने। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, मतलब इंडिया का कोई भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको कैसे एक्सपोर्ट करने दूसरे देश में या दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो इस तरह से एक एग्रीमेंट आपको एक कह सकते हैं पॉलिसी, और एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी एक नया ही 2018 में ड्राफ्ट तैयार किया गया और बनाया गया। उसके बाद मॉडल एक्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग, तो लैंड लीजिंग के लिए जो भी लॉज थे उसमें रिलैक्सेशन दिया गया और उसमें लॉ में चेंज किया गया है ताकि एग्रीकल्चर से संबंधित किसी कार्य के लिए लीज पे आसानी से दिया जा सकते। उसके बाद एग्रीकल्चर की फॉर प्रोमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, तो किसी भी जगह का अगर इंक्लूसिव ग्रोथ एग्रीकल्चर पे चाहिए तो उसमें एजुकेशन और हेल्थ और न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स पे किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से स्किल डेवलपमेंट और फिनेंस की आवश्यकता हो तो फिनेंस कैसे दें, और भी अदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत हो तो कैसे प्रोवाइड किया जाए और उसको सपोर्ट कैसे किया जाए ताकि जो प्रमोट किया जाए इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। उसके साथ साथ बात किया जाए ग्रीन ऑपरेशन, तो ग्रीन ऑपरेशन में टोमेटो अनियन ऑन पोटैटो, यह ग्रीन ऑपरेशन के अंतर्गत आती है, जो भी इससे प्राइस से संबंधित और इससे एक्सपोर्ट और स्टोरेज से संबंधित इसमें पॉलिसी लाया गया।
ठीक है। एक्शन प्लान फॉर ऑयल एंड सीड, तो पाम ऑयल और ऑयल सीड्स से संबंधित इसमें एक्शन प्लान किया गया, एग्जीक्यूट किया गया और प्लान लाया गया। प्रमोशन ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्लान लाया गया। उसके बाद भारत क्या है, भावनांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश में लाया गया है, माफ़ कीजिएगा, भावनांतर भुगतान। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सब्सिडी दिया गया है डिफरेंट एरियाज़ के लिए, ठीक है, स्टेट में और डिफरेंट एरिया में। हेल्थ, सॉइल के हेल्थ को किस तरह से आपको मेज़र करना है या क्या क्या स्कीम्स, ताकि हेल्थ का, सॉइल का जो हेल्थ है वो बना रहे और जो भी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य हैं उसको हमेशा करते रहें, किसी प्रकार का बंजर भूमि ना हो। तो इससे संबंधित भी हेल्थ चेकअप सॉइल का कैसे किया जाए, किस तरह से करना है, उस पर संबंधित प्रोग्राम लाए गए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इससे संबंधित प्रश्न। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।